हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कैर्किनॉइड ट्यूमर्स। ये कैर्किनॉइड ट्यूमर्स क्या होते हैं? ये ट्यूमर्स न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल से अराइज हुए ट्यूमर्स होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइनिक ट्यूमर जो कि न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल से अराइज होता है, जिसके अंदर सबसे कॉमनली जीआईटी के अंदर एक न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एंटेरोक्रोमैटोफिन सेल्स। ये एंटेरोक्रोमैटोफिन सेल्स के थ्रू ये अराइज होता है। मतलब ये नॉर्मल सेल है। जो एंटेरोक्रोमैटोफिन सेल्स है ये एक न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल है जो कि नॉर्मल सेल है। ये सेल क्या करता है? इट विल प्रोलिफरेट एंड आफ्टर द प्रोलिफिकेशन व्हाट हैपेंस द इट विल फॉर्म अ ट्यूमर एंड दैट ट्यूमर इज कॉल्ड एज द कैर्किनॉइड ट्यूमर्स। ठीक है। सो इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइनिक ट्यूमर्स। मतलब क्या है कि ये न्यूरो एंडोक्राइनिक है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन। ठीक है। अब हम लोग ये पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। अभी के लिए यह याद रखना है कि ये न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल्स है। तो न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल से बना हुआ ये ट्यूमर है। तो ये ट्यूमर क्या करेगा? हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है। विल सी कि वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। अब इसकी मोस्ट कॉमन साइड क्या है? कैर्किनॉइड ट्यूमर जो है वो न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल से अराइज जो ट्यूमर है ये हमको पता चल गया। व्हाट इज द कॉमन साइड ऑफ अफेक्शन ऑफ द कैर्किनॉइड ट्यूमर? तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन अफेक्शन क्या साइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड सबसे लेस कॉमन अफेक्टेड साइड जो है दैट इज स्टमक। उसके अलावा वो ब्रोंकस में, इलियम में, रेक्टम में, अपेंडिक्स में, कोलॉन में भी होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कैर्किनॉइड ट्यूमर्स। नाउ कैर्किनॉइड ट्यूमर्स के जनरली दो टाइप है। The first is the localized carcinoid tumors and the second is the non-localized carcinoid tumors. Now localized carcinoid tumors are the tumors जो एक साइड पे लोकलाइज है, एक पर्टिकुलर एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड है। और नॉन लोकलाइज कैर्किनॉइड ट्यूमर्स मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो मेटास्टेसिस करेंगे। तो दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह फैलना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो अगर ये एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द पर्टिकुलर लोकेशन, तो कौन सी जगह पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? जैसे कि लैरिंग्स में, ओवरीज में, अपेंडिक्स में, रेक्टम में, एक ही जगह पे ये रहेंगे। दैट इज लोकलाइज्ड कैर्किनॉइड ट्यूमर्स। And if it is not restricted to a particular location but having a risk of metastasis, वो मेटास्टेसिस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन लोकलाइज्ड कैर्किनॉइड ट्यूमर। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। मोस्ट कॉमन अफेक्शन कहाँ पे होता है? पेंक्रियास के अंदर, उसके अलावा कोलॉन में, और लीस्ट कॉमन अफेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ देयर आर सबसे इंपॉर्टेंट थ्री मेन एमसीक्यूज व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कैर्किनॉइड ट्यूमर्स कि भाई ओवरऑल जीआईटी के अंदर, ये ओवरऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर सबसे कॉमनली ये कैर्किनॉइड ट्यूमर्स कहाँ दिखते हैं? सबसे कॉमनली ओवरऑल जीआईटी के अंदर ये इलियम में दिखते हैं या फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तरह दिखते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से मेन पार्ट में दिखते हैं? ये इलियम के अंदर ये मेनली दिखते हैं। उसके अलावा हिंड गट के अंदर सबसे कॉमनली कहाँ दिखता है? रेक्टम में दिखते हैं। और फोर गट के अंदर सबसे कॉमनली ये कहाँ दिखते हैं? स्टमक के अंदर दिखते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। अब याद करो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि कैर्किनॉइड ट्यूमर्स आर द ट्यूमर्स व्हिच इज अराइज्ड फ्रॉम द न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल्स एंड इट इज एंडोक्राइनिक ट्यूमर। दैट मीन्स कि ये कोई हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। अब सेरोटोनिन का जनरल मेटाबॉलिज्म समझ लेंगे, उसके बाद हमको पैथोफिजियोलॉजी इस कैर्किनॉइड ट्यूमर्स की बहुत क्लियर हो जाएगी। अब जनरली क्या होता है, ये जो सेरोटोनिन है ये मेटाबोलाइज होता है हमारे लीवर में, लंग्स में और ब्रेन में। जहां पे सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है वो कौन सी जगह है? लीवर है। तो सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। मतलब सेरोटोनिन इज मेटाबोलाइज इन लीवर। तो ये मेटाबोलाइज होके क्या बनता है? अपने मेटाबॉलिज्म करने के लिए, सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम क्या है? मैड एंजाइम। MAD, मैड एंजाइम। मैड एंजाइम का मतलब क्या होता है? इट इज मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम इज एन एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ द सेरोटोनिन इनटू 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड। 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो सेरोटोनिन है वो 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन कन्वर्ट करा रहा है? एंजाइम कन्वर्ट करा रहा है। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करा रहा है? मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्ट करा रहा है। ये जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। जो कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। ये अब जो 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड है ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इंडोलो एसिटिक एसिड है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड, दिस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है। तो हम लोग इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कैर्किनॉइड ट्यूमर्स प्रेजेंट है बॉडी में या नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर कैर्किनॉइड ट्यूमर्स है मतलब क्या कि न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल का प्रोलिफरेटिव मास है, दैट इज अ कैर्किनॉइड ट्यूमर्स। तो अब जितना न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल सेरोटोनिन सिक्रेट करेंगे उसकी कंपैरिजन के अंदर कैर्किनॉइड ट्यूमर उससे ज्यादा करेगा सिक्रेट, बिकॉज इट इज अ मास, इट इज अ प्रोलिफरेटिव सेल ऑफ न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल्स। तो अब सेरोटोनिन का प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ जाएगा। अगर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम से ज्यादा मोनो अमाइनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होंगे किसके अंदर?
5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड के अंदर। तो अब ये मैड एंजाइम के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैर्किनॉइड सिंड्रोम। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कैर्किनॉइड सिंड्रोम, जिसके अंदर सेरोटोनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा मैड एंजाइम के थ्रू 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कैर्किनॉइड सिंड्रोम। अब क्या होता है जनरली कैर्किनॉइड ट्यूमर्स, मतलब क्या कि न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल का ट्यूमर आ गया बॉडी में, जिससे सेरोटोनिन का लेवल हाई हो गया, तो मैड का एंजाइम बढ़ेगा, दैट इज मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैर्किनॉइड सिंड्रोम हो जाएगा पेशेंट को। अगर ये एंजाइम बढ़ा तो सेरोटोनिन जो है वो 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड के अंदर ज्यादा कन्वर्ट होगा और ये जो 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड है इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड की मात्रा जब बॉडी में बढ़ेगी तो ये यूरिन से ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होता है। इसीलिए जब यूरिन के अंदर ये पर्टिकुलर कंपाउंड, ये पर्टिकुलर चीज ज्यादा दिखती है तो एक इंडिकेशन जाता है कि पेशेंट का सेरोटोनिन लेवल बढ़ा हुआ है, और सेरोटोनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो ये एक इंडिकेशन जाता है कि पेशेंट को बॉडी में कहीं ना कहीं कैर्किनॉइड ट्यूमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसके मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पाज्म कब, जब कैर्किनॉइड ट्यूमर्स ब्रोंकस में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा डायरिया कब, जब कैर्किनॉइड ट्यूमर्स इलियम में प्रेजेंट होगा और पेशेंट इज हैविंग द वीसी। ओके, अब बेसिकली क्या होता है ना, कैर्किनॉइड ट्यूमर्स इन जीआईटी, जहाँ पे इलियम में है, रेक्टम में है, अपेंडिक्स में है, स्टमक में है, ये मेटास्टेसाइज करता है टुवर्ड्स द पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लोकलाइज्ड कैर्किनॉइड ट्यूमर्स। नॉन लोकलाइज्ड कैर्किनॉइड ट्यूमर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इट इज मेटास्टेसाइज फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, सो इट विल मेटास्टेसाइज। ये जीआईटी से कहाँ मेटास्टेसाइज करेगा, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर से जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन से जाएगा हार्ट में, और हार्ट के अंदर क्या करता है, कैर्किनॉइड हार्ट डिजीज। इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। व्हाट इज कैर्किनॉइड हार्ट डिजीज? कैर्किनॉइड हार्ट डिजीज is a condition where the carcinoid tumor it metastasizes from the GIT to portal circulation to liver to systemic circulation and systemic circulation to heart, और फिर हार्ट के जरिए से लंग्स में भी जाता है, जो कैर्किनॉइड पल्मोनरी डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो अब कैर्किनॉइड हार्ट डिजीज के फीचर्स क्या क्या है। राइट साइडेड हार्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होगा, क्योंकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो ड्रेनेज है सुपीरियर और इंफीरियर वेना का, वो ड्रेन का होता है राइट एट्रियम में होता है ना मेनली, तो राइट साइड का जो हार्ट है वो कार्किनॉइड ट्यूमर से ज्यादा अफेक्टेड होगा कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज मोर कॉमनली अफेक्टेड इन द कंपेयर ऑफ द माइट्रल वॉल्व, मतलब माइट्रल वॉल्व जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो जितना राइट वेंट्रिकल या फिर राइट एट्रियम राइट साइड ऑफ हार्ट ना अफेक्टेड है, उतना ही अमाउंट में ट्राइकस्पिड वॉल्व भी अफेक्टेड हो जाएगा, एंड देयर इज अ रीगर्जिटेशन इन द हार्ट देन द स्टेनोसिस। तो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, स्टेनोसिस नहीं होगा, बट देयर इज अ रीगर्जिटेशन in the heart. These are the most common features of carcinoid heart disease. अब अगर यही कार्किनॉइड सिंड्रोम स्मॉल बाउल या फिर इंटेस्टाइन में होता है तो क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन में होने की वजह से इट कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन ओवर द स्मॉल बाउल, जिसकी वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन मेटास्टेसिस ये कहाँ करता है, लीवर में करता है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा ब्लड जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन में ड्रेन होगा और पोर्टल सर्कुलेशन का ब्लड जाता है लीवर के अंदर, तो ये लीवर के अंदर क्या करेगा, अपना शो करता है जो इफेक्ट है। ये नॉन मेटाबोलाइज इसलिए बोलते हैं कि नॉन लोकलाइज कैर्किनॉइड ट्यूमर्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, वो एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, और जितनी जगह वो जाएंगे उतनी जगह उसका अफेक्शन होगा। पोर्टल सर्कुलेशन और लीवर के अंदर वो अफेक्ट करेगा, देन वहां से वो हार्ट में जा रहा है तो वो कैर्किनॉइड हार्ट डिजीज करेगा, वहां से वो लंग में जा रहा है तो वहां वो अलग अफेक्शन शो करता है। हेंस लोकलाइज कैर्किनॉइड ट्यूमर्स कैन बी रिमूव बाय सर्जरी, लेकिन नॉन लोकलाइज बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, उसके अलावा ये गैस्ट्रिक कैर्किनॉइड्स के अंदर ब्राइट रेड पैची फ्लशिंग प्रेजेंट होती है। अब इसका मेन डायग्नोसिस क्या है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड, जो मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसका जो अमाउंट है वो यूरिन में बढ़ के आएगा विद इन द 24 आवर्स। क्यों बढ़ के आएगा सर, इसीलिए बढ़ के आएगा क्योंकि जो कैर्किनॉइड ट्यूमर है ये एक न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल का गट्ठा है, न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल का मास्क है। तो अगर एक न्यूरो एंडोक्राइनिक सेल सम अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन प्रेजेंट को सम अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन सीक्रेट कर रहा है, तो उसका मास, उसका ट्यूमर उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन सीक्रेट करेगा, और जो हमारा मैड एंजाइम है, जो मैड एंजाइम है उसकी हेल्प से जो सेरोटोनिन है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड, और जितना अमाउंट ऑफ 5 हाइड्रोक्सी इंडोलो एसिटिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा उतना ज्यादा अमाउंट में वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगर इसका अमाउंट यूरिन में ज्यादा आता है सो ब्लड में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, और अगर ब्लड में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है इट इज गिविंग द इंडिकेशन टुवर्ड्स द पेशेंट इज हैविंग द कार्किनॉइड ट्यूमर।
ओके, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर द लोकलाइज्ड स्टेजिंग ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर, SRS थेरेपी भी हम लोग करते हैं, दैट इज द सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंजिग्राफी। ओके, सो इस टेस्ट के जरिए से भी हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन। एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द लोकलाइजेशन इज डूपा पेट स्कैनिंग। तो डूपा पेट स्कैनिंग इज अ, अगर लोकलाइज कैल्किनोइड ट्यूमर्स है, मतलब वो एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, लोकलाइज है, तो वी कैन डू द पेट स्कैनिंग। कौन सा पेट स्कैनिंग? डूपा पेट स्कैनिंग करेंगे, जिसकी मदद से हमको कैल्किनोइड ट्यूमर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूमर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।